जय हिंद दोस्तों। आज हिंदी की दूसरी क्लास है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, हिंदी की जो क्लास है ये आपके यूपीपी भर्ती के लिए बहुत ही मस्त है। और हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है कि आप चाहें तो 100% मार्क ले सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, कुछ आप मेहनत करिए, कुछ हम मेहनत करेंगे, और कोई चीज़ असंभव नहीं है। असंभव शब्द अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए। तो एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, कमेंट कीजिए आप लोग, किसे कहा जाता है। 5 सेकंड का समय आपको दिया जाता है, कमेंट कीजिए। किशोरी दास वाजपेयी जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किशोरी दास वाजपेयी जी को। इनको हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो हिंदी का प्रथम, अभी ये किशोरी दास वाजपेयी जी हैं, ये पाणिनि कहे जाते हैं। ये कामता प्रसाद जी हैं, ये क्या हैं जानते हैं आप लोग इनको? इन्होंने विराम चिन्हों को इंग्लिश शब्द से लिया है। विराम चिन्हों के जनक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं ये? विराम चिन्हों के जनक। विराम चिन्हों के जनक कहे जाते हैं। विराम चिन्ह कितनी है? 20 है। किस भाषा से आई हैं? अंग्रेजी भाषा से आई। ठीक है। अच्छा, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान ये जेसुआ कैटलर। कौन है? जेसुआ कैटलर जी। ठीक है। इनको आप जान ही गए, पाणिनि कहे जाते हैं हिंदी के। नेक्स्ट, अवधी बोली का अन्य नाम। अवधी बोली का अन्य नाम। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? कमेंट कीजिए आप लोग। कोसली। कौशल देश। कौशल देश से ही कोसली, कोसली से अवधी। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? बताइए आप क्या कहलाते हैं? अंतस्थ? नहीं, अंतस्थ क्या है? यारा लावा। यारा लावा, ये अंतस्थ है। तो इसमें कोई दो व्यंजन मिले हैं? नहीं मिले। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या है? आपके जो स्पर्शी व्यंजन है 25, इनको 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में जो होता है क, ख, ग, घ, इसमें पहला, तीसरा और पांचवा ये होते हैं अल्प प्राण।
और दूसरा और चौथा, ये होते हैं महाप्राण। तो पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण हो गया, दूसरा और चौथा ये महाप्राण हो गया। अब ये पूछ क्या रहा है कि जहां पे एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त, संयुक्त को ही मिलना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त को मिलना कहा जाता है या जोड़ कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका आंसर, संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट, सघोष वर्ण कौन सा है? अच्छा, सघोष और अघोष ये भी दो वर्ण होते हैं। वर्णमाला आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो इसमें भी यही आपके हैं। ये जो 25 अक्षर हैं आपके, का से लेके अंगा, क्या से लेके यहाँ, ता से बड़ा और ता से लेके ना और पा से लेके ये हो, ये 25 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन इनको कहते हैं। इसमें से आपका का, ये पहला और दूसरा ये होते हैं अघोष। क्या होते हैं ये? अघोष होते हैं। और तीसरा, चौथा और पांचवा ये घोष होते हैं। घोष को ही क्या कहा जाता है? सघोष कहा जाता है। तो अब आप इसमें देखिए, प ये तो पहला ही हो गया, फ दूसरा हो जाएगा, ब ये हो गया। अभी ये देखिए, ता था ये दूसरा हो गया। तो ये क्या है? अघोष है, ये अघोष है। ये आपका अघोष है, ये अघोष है। और ये आपका क्या है? सघोष। ये आपका सघोष, क्योंकि ये तीसरा है, प फ ब तीसरा अक्षर। आपको मैंने बताया ये क्या है? ये तीनों सघोष है। और ये दोनों क्या है? ये दोनों अघोष है। तो इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन में आपको पता होगा 4 अक्षर आते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। अगर आंसर आ जाए कि ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? स, स, स और हा। अब इन चारों में से इसमें देख लीजिए कौन सा दिया है? ये दिया है, डी आपका हो गया। ज्यादा व्याख्या करने की इसमें जरूरत है नहीं। ठीक है, आप पढ़े होंगे अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, संघर्षी व्यंजन भी 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। ठीक है, ओके। अल्प विराम, अभी देखिए विराम चिन्ह आ गया। विराम चिन्हों के जनक कौन माने जाते हैं? कामता प्रसाद जी। अभी मैंने आपको बताया था, कामता प्रसाद जी, कामता प्रसाद। कितनी है ये? 20। कितनी है? 20।
कहां से आई है? अंग्रेजी भाषा से आई है। कहां से आई है? अंग्रेजी भाषा से आई है। ठीक है। अच्छा, अब ये आपका क्या है? ये पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम है ये क्या है? अल्प विराम है। अल्प विराम। यही पूछा गया है आपका, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये क्या है? प्रश्नवाचक है। ये क्या है? अर्ध विराम है। अर्ध विराम है। ठीक है। तो 4 चिन्ह आपके क्लियर हो गए। हर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आना ही आना है इससे। ठीक है। आगे और देखा जाएगा प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग। देखिए, उपसर्ग से आ गया। उपसर्ग और प्रत्यय, ये दोनों से एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है। उपसर्ग क्या होता है? ये आगे लगता है, किसी भी शब्द के आगे लगता है। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय पीछे लगता है। कल भी मैंने क्लास में बताया था। तो इसमें क्या है आपका? प्रत्यक्ष, उपसर्ग आगे, तो इसमें आपका प्रति हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है। प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्ष। नेक्स्ट, टिकाऊ। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय देखिए पीछे लगता है शब्द के अंत में जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। आदि में जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। हर बार बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, कभी भी आपके दिमाग से मिस ना हो। क्योंकि कभी कभी पेपर में सीधा यही बोल देता है कि जो शब्दों के आदि में लाग करके शब्दों के अर्थ को बदल देता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। शब्दों के अंत में लग के जो शब्दों के अर्थ को बदल देता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए टिकाऊ, तो टिकाऊ में बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ लगेगा ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। बड़ा ऊ, देखिए टिक एक शब्द है, टिक एक शब्द में है, तो इसमें अगर आप ऊ लगाएंगे तो टिकऊ हो जाएगा, ये बनेगा नहीं, बैठ गया। टिक, टिक आगे है, टिक आगे है और पूछ रहा है प्रत्यय, तो ये आपका कभी होगा नहीं, तो ये वैसे ही गलत है। अब क्या है आपका? क्या बचा? एक ही बचा है। अगर 3 शब्द गलत हो गए तो चौथा अपने आप क्या हो जाता है? सही हो जाता है, आपका अप्रत्यय। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द। अब पन कहां जुड़ेगा? पहले बता दिया प्रत्यय। प्रत्यय कहां लगता है? पीछे लगता है। कहां लगता है? पीछे लगता है। तो अब देखिए बच्चापन, कोई स्टूडेंट सोचेंगे कि बच्चापन, बच्चापन नहीं होगा। बच्चापन कोई शब्द होता नहीं है। बचावपन कोई होता नहीं। बचपना ये भाववाचक संज्ञा हो सकती है, लेकिन पन प्रत्यय लगने से बना शब्द नहीं होगा। तो ये तीनों गलत हो गए। तो जब तीनों गलत हो गए तो आपका चौथा अपने आप सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा, बचपन। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा बचपन। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द पता करने के लिए क्या करना है? बोलना है। आप बोलोगे, आगे वाला शब्द कैसे निकलता है आपको पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। देखो, जैसे माया, बोला माया क्या है? माया दिखाई जाती है या माया फैलाई जाती है, तो स्त्रीलिंग है ये। माया फैलाई जाती है, माया क्या हुआ? स्त्रीलिंग हो गया। दया, दया क्या है? दिखाई जाती है।
क्या की जाती है? दया दिखाई जाती है, तो दया भी स्त्रीलिंग हो गया। अब भाषा, भाषा और बोली ये दोनों स्त्रीलिंग होती है। बोला कौन सी भाषा है, भाषा कैसी है, अच्छी है, भाषा अच्छी है, भाषा बुरी है, तो ये स्त्रीलिंग होगा। आभार व्यक्त किया जाता है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आभार क्या होता है? व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो व्यक्त किया जाता है, ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक, ओके। अभी आपका आ गया क्या, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दोनों आपके दो क्वेश्चन आते हैं, नहीं दो तो एक तो आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसको बड़े ध्यान से देखना। अभी इसमें पुल्लिंग पूछ रहा था, इसमें स्त्रीलिंग पूछ रहा है। रूप, रूप कैसा है, रूप कैसा है, तो ये क्या होगा बताइए आप? रूप कैसा है? रूप अच्छा है, रूप अच्छा है, पुल्लिंग हो गया। पूछ क्या रहा है? स्त्रीलिंग। विवाद, विवाद होता है, क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। सार, बोला क्या सार है, सार मतलब सारांश, पुल्लिंग हो गया। आय कितनी है, आय कितनी है, स्त्रीलिंग हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। निशान लगाया मैंने? नहीं लगाया, ये लगा दिया। यही आपका आंसर हो जाएगा। आय कितनी है, आय अच्छी है, आय बुरी है, स्त्रीलिंग हो गया। माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य, उद्देश्य क्या है इसमें, उद्देश्य इसमें क्या है? माँ का लड़का, माँ का लड़का, लड़का और माँ, ठीक है, काके की रारेरी, कारक से है ये। इसमें एक्चुअल में होना चाहिए कि कौन सा कारक, ठीक है, ये कारक से है। कारक कितने होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं। ठीक है, तो माँ का लड़का, काके की रारेरी संबंध कारक, नानी संबंध कारक का, माँ का लड़का, ठीक है, संबंध कारक हो जाएगा। संबंध कारक से यहां है विशेषण, विशेषण नहीं, विशेषण होता जब बोलता माँ का लड़का काला है, जब लड़के की विशेषता बताई जाती तब होता विशेषण। वाक्यांश, वाक्यांश मतलब कोई एक अंश बोल दिया जाता, जैसे यहां दे दिया जाता ये क्या है, तो ये एक वाक्यांश हो जाता है। लेकिन यहां उद्देश्य का भेद, विस्तार भेद पूछा गया है। इसमें ऐसे भी पूछा जाता था कि इसमें कौन सा कारक है, तो आपका संबंध कारक। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। अच्छा, विशेषण, विशेषण मतलब होता किसी भी चीज की जो विशेषता बताए। अज्ञान, अज्ञान कोई विशेषण नहीं। मजहब, पीड़ा, ये सब नहीं है विशेषण, ये नैतिक, जैसे बोलते हैं ना कि हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी की वहां पे विशेषता बताई जा रही। जिम्मेदारी कैसी है? नैतिक है। तो इसलिए ये नैतिक जो आपका हो जाएगा ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नैतिक क्या हो जाएगा आपका? विशेषण हो जाएगा। 15 विशेषण बताइए। इसमें भी विशेषण ही पूछ रहा है, इसमें भी विशेषण ही पूछ रहा है। आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए इसमें कि क्या हो सकता है विशेषण, बोलिए। इसमें विशेषण क्या? अभी विशेषण हमने आपको बताया कि विशेषण किसको कहते हैं। क्षम्य, शिक्षा, भ्रम, भ्रम होता है, शिक्षा दी जाती है, बोला हो तो फेन फेंक दिया, क्षम्य, ये अपराध जो है ये क्षम्य है। तो अपराध कैसा है? क्षम्य है, यानी क्षमा करने योग्य है।
तो अपराध की विशेषता बता रहा है कि ये क्षम्य है या अक्षम्य है। ठीक है, अपराध की विशेषता बता रहा है कि ये क्षम्य है कि अक्षम्य है। ठीक है, तो इसी को विशेषण कहा। अच्छा, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद। यह मकान मेरे भाई का, इसमें रेखांकित पद तो कुछ दिया गया नहीं है। चलो हम देखते हैं रेखांकित पद क्या हो सकता है। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। ये क्वेश्चन मेरे समझ से कुछ गड़बड़ हो रहा है। अगर यहाँ पे यह कर दिया जाए रेखांकन में, तो कुछ हो नहीं सकता है। तो इसको अगर हम मकान कर दें, मकान कर दें, अगर हम यहाँ पे मकान पे रेखांकन कर दें, तो मकान क्या है, एक संज्ञा हो सकता है। मकान क्या है, एक संज्ञा हो सकता है। ठीक है, जैसे बोला जाता है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो मकान एक वस्तु है, उसको संज्ञा में आ सकती है। तो यहाँ पे हम रेखांकन कर सकते हैं। अगर हम मकान पे रेखांकन कर देंगे तो संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, इनमें से तत्सम रूप। अब देखिए, तत्सम पूछ रहा है इसमें, तत्सम और तद्भव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्सम और तद्भव क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो देखो, तत्सम और तद्भव, तत्सम जो संस्कृत के शब्द हैं और उसी का विकृत रूप तद्भव होता है। तो इसमें तत्सम पूछ रहा है, बोला तत्सम रूप कौन सा है। तो सच, सच का होता है सत्य, इसका तत्सम सत्य होता है। अच्छा, 12, 12 क्या होता है, द्वादश होता है। द्वादश, द्वादश होता है। अच्छा, भैंस का क्या होता है। भैंस का अंग्रेजी तो बहुत लोग बोल देंगे, लेकिन अभी इसका तत्सम रूप बताने में बहुत दिक्कत आएगी। महिषी होता है। महिषी मतलब भैंस होता है। क्या होता है, महिषी। पाद, पाद का होता है क्या, पाद मतलब होता है पैर। पाद का क्या होता है, इसका हो जाएगा आपका पैर। ये तद्भव है और ये आपका तत्सम। ठीक, तो आपका हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तत्सम पूछा था आपका, ये तत्सम है, ये एक तद्भव है। तो तद्भव ये है तो तत्सम अपने आप ये हो जाएगा। ये सब क्या है, ये तद्भव है। इनके तत्सम मैंने ये आगे लिख दिए। तत्सम शब्द छांटिए, फिर तत्सम शब्द आ गया। तत्सम शब्द दोबारा फिर आ गया है। तो इसमें देखिए, मिट्टी, मिट्टी एक तद्भव है। अब आपको इसको पता करने के लिए तद्भव और तत्सम दोनों पता होना चाहिए कि इसका तद्भव क्या है, इसका तत्सम क्या है। मिट्टी है, हाथ है,
आंसू है, मुख। अब मिट्टी, हाथ क्या क्या होता है? हस्त होता है। हाथ तद्भव है तो ये होगा नहीं। आंसू का अश्रु होता है तो ये भी तद्भव है, ये भी नहीं होगा। अब मिट्टी, मिट्टी में और मुख में आप लोग जो है थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। ये आपका हो जाएगा आंसर, मुख। मुख एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है मुंह। ठीक है, इसका तत्सम होता है मुंह, तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें तद्भव छोड़ आपको देखना है, इसमें क्या है? तद्भव देखना है। इसमें 3 तत्सम है। चूर्ण, चूर्ण आपका तत्सम है, इसका तद्भव हो जाता है चूरण। चंद्र, चंद्र आपका तत्सम है, इसका हो जाएगा चांद। चंचु, चंचु आपका तत्सम है, इसका हो जाएगा चोंच। चैत, यही आपका जो है तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम हो जाता है चैत्र। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर का अर्थ नहीं होता है। बोल रहा कर का क्या है अर्थ नहीं होता है, वो बताइए आप। कर का अर्थ नहीं होता है, क्या नहीं होता? कर मतलब हाथ होता है, कर बोला कर भर दिया, कर का मतलब टैक्स होता है। कर का मतलब किरण, ये भी होता है, लेकिन कर का मतलब सूर्य नहीं होता। क्या है? नहीं होता, वही पूछा है, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फूल। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। पत्र, पत्र शब्द का बोल रहा है कि अर्थ नहीं होता है। होता है नहीं लिखना है, नहीं होता है लिखना है। पत्र शब्द का क्या अर्थ नहीं होता है? पत्र मतलब पंख होता है, पत्र मतलब चिट्ठी होती है, और पत्ता भी होता है। तो पत्र मतलब लेख नहीं होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 का बी, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए आ गया, अब बदल गया। ये क्या आ गया? अलंकार से शब्द आ गया। अच्छा, इसमें लिखना चाहिए था कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो इसको तो आप लोग बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे होंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब फूल, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। जहां एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते, श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना। जहां एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है, तो आपका श्लेष हो जाएगा। ठीक है, श्लेष अलंकार इसमें हो जाएगा। अच्छा, रूपक में क्या होता है? रूपक में होता कि उसको वही चीज मान लिया जाता है। जैसे मैं तो चंद्र खिलौना ले, मैया मैं तो चंद्र खिलौना, लई हूं। तो चंद्र रूपी खिलौना डायरेक्ट मान लिया गया है, बोला चंद्र खिलौना लई हूं।
कोई इसमें उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है डायरेक्ट से। चरण कमल बंदों हरिराई, यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाता है, लेकिन यहाँ रूपक तो पूछा नहीं। उपमा, उपमा में क्या होता है कि माना जाता है, उपमेय को उपमान में पिरोया जाता है। इसमें सा, सम ऐसे शब्द आते हैं। सा आ जाए, सम आ जाए, सरिस आ जाए, इस प्रकार के शब्द अगर आ जाए तो समझ लो आप उपमा अलंकार है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, माना जाता है, इसमें समानता की जाती है और इसमें माना जाता है। जैसे पहले बीजगणित में मानते थे, माना का बराबर 100 है, ऐसे ही यहां माना जाता है। तो यहां जनहु, मनहु, जनहु, मनहु, जानो, मानो, ऐसे शब्द आते हैं, वहां पे उत्प्रेक्षा होता है। तो यहां आपके जो है 22 नंबर का आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। ठीक है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है क्योंकि समझाना पड़ता है। अभी एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए, थोड़ा सा 2-4 मिनट बढ़ सकता है वीडियो, इससे घबराना नहीं है। जानकारी पूरी लेनी है, जानकारी पूरी लेनी है। थोड़ा बहुत 2-4 मिनट अप डाउन तो चलता है। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। अलंकार, अलंकरोतित अलंकारः, अलंकरोतित अलंकारः अर्थात जो अलंकृत करे, अलंकृत करे, अलंकृत मतलब सुंदर बनाए। तो कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का उपयोग किया जाता है। जैसे एक स्त्री को सुंदर बनाने के लिए क्या किया जाता है, आभूषणों का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से कविता को सुंदर बनाने के लिए क्या किया जाता है, अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो अलंकार का मतलब हो जाता है आभूषण। अलंकरोति तो अलंकारः आभूषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, उपमा अलंकार में कुल कितने तत्व होते हैं? क्या है, उपमा अलंकार में कुल कितने तत्व होते हैं? किसी भी अलंकार में लगभग 4 तत्व होते हैं, उपमा में नहीं, लगभग में। उपमेय, उपमान, ये तो 2 है ही। उपमेय को ही उपमान में डाला जाता है, वहां से उपमा अलंकार होता है। ठीक है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा। 4 तत्व होते हैं, एक उपमेय है, एक उपमान है। 2 आप लोग मुझे बताएंगे, कमेंट कीजिएगा कि 2 कौन होता है। एक तो उपमेय है, एक उपमान है, 2 मैंने बता दिया। अब 2 आप लोग बताएंगे कि 2 कौन होता है। कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नहीं अगर पता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा कि 2 कौन से होते हैं। नेक्स्ट, रघुपति राघव राजा में कौन सा अलंकार है? देखो यहां क्या है, जहां पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। आपका ये हो जाएगा। कुछ पूछने कुछ जांचने की जरूरत ही नहीं है। अब इसको थोड़ा सा मैं अगर बढ़ा दूं, उपमा का मैंने आपको बता ही दिया है, जनहु मनहु जानहु मानहु, उत्प्रेक्षा का है। उपमा का साशीसम, श्लेष में जहां पे एक शब्द में कई अर्थ चिपके रहते हैं,
और रूपक में जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है डायरेक्ट, ठीक है। संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? देखो अभी ये रस से आ गया आपका। रस में क्या होता है, कितने रस हैं, कितने रस हैं, रस हैं 11। ठीक है, रस कितने हैं, 11। लेकिन कपिल मुनि के अनुसार कितने हैं, अगर क्वेश्चन में आ जाए कपिल मुनि के अनुसार कितने हैं तो 8। ठीक है, कपिल मुनि के अनुसार कितने हैं, 8 हैं। अच्छा, अब रस 11 हैं तो इनके अस्थाई भाव, अस्थाई भाव भी 11 है। लेकिन संचारी भाव क्या है, 33। संचारी भाव क्या है, 33। ठीक है, अब ये 8 9 ये तो गलत ही है, 36 ये भी गलत है, तो आपके 33 हो जाएंगे। किस रस को रसराज कहा जाता है, रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। ये सब आप लोगों को पता होगा, इसमें कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। रसराज किसे कहते हैं, श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि किस रस के 2 भाग होते हैं, तो एक यही रस है श्रृंगार रस जिसके 2 पार्ट, संयोग और वियोग। बाकी किसी भी रस के 2 पार्ट नहीं है, सबके एक एक ही। इसके 2 पार्ट हैं श्रृंगार रस के। नेक्स्ट, वह जल्दी चला गया। ट्रेन, अब इसमें क्या है, खाली रिक्त स्थान जो है यहाँ पे भरना है। रिक्त स्थान है उचित विकल्प। वह जल्दी चला गया, किस लिए चला गया, और ट्रेन पकड़ सके, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, और तो गलत हो जाएगा। वह जल्दी चला गया इसलिए ट्रेन पकड़ सके, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए ट्रेन नहीं पकड़ सकता। अब ये 2 आपके, वह जल्दी चला गया कि ट्रेन पकड़ सके, और वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके। तो की नहीं होगा, की होता है यहां पे जब जोड़ा जाए शब्द को, तो यहां जोड़ना नहीं, यहां पे पेयर वाले वर्ड, ताकि, ताकि आएगा इसमें, ताकि ट्रेन पकड़ सके, ना कि ट्रेन पकड़ सके। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 28। गांधी जी का अर्थशास्त्र, धर्म और, अब इसमें भी रिक्त स्थान की जगह पे आपको यहां पढ़ना है और भरना है। ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जरा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपके 2 नंबर पक्के। ज्यादा इसमें हड़बड़ा जाओगे, छूट जाएगा या तो गलत हो जाएगा। तो ना गलत करना है और ना छोड़ना है। अच्छा, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और प्रशासन पे नहीं, अहिंसा पे हो सकता है, यश पे बिल्कुल नहीं। अब आपके 2 क्वेश्चन रह गए, एक अहिंसा और एक न्याय। तो अर्थशास्त्र का संबंध अहिंसा से नहीं हो सकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। न्याय से हो सकता है। ऐसे ही 2 तो गलत एकदम लगते हैं, लेकिन 2 में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि ये अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र में अहिंसा हिंसा इसका कोई रोल नहीं है। न्याय का बात हो सकता है, बराबरी का बात हो सकता है, और आपके समानता की बात हो सकती है। तो यहां पे आपका एक क्वेश्चन नंबर 29 का ए आंसर सही। नेक्स्ट, काला अक्षर, ये हमारे गांव की कहावतें हैं, गांव के लड़के इसको खूब अच्छी तरह से जानते होंगे। काला अक्षर किसके बराबर, भैंस बराबर, इसमें कुछ बताना ही नहीं है आपको। काला अक्षर भैंस बराबर।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आज आपका ये 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, लेकिन उसमें क्या है, इस 30 क्वेश्चन में हमने आपको लगभग ज़्यादा नहीं तो 60 से 70 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको 70 क्वेश्चनों के आंसर तकरीबन मिलेंगे, और ध्यान से पढ़ना है। कल से जो चैप्टर छूट गए हैं उनके बारे में आप कमेंट कीजिएगा कि इस चैप्टर से हमें सर बता दीजिए, तो हम उस चैप्टर का वीडियो लाके आपको बता देंगे, ताकि आपको अच्छे से अपना मिल जाए, क्या मिल जाए, लक्ष्य मिल जाए, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं 2 साल से। और अब समय बचा नहीं, आज से 20-22 दिन रह गया, तो आप लोग मेहनत करिए और हमारी टीम आपके साथ खड़ी है। कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट कीजिए और हम आपको वो सामग्री मुहैया कराने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो कल हम फिर आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। और एक बार फिर जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छी लगे आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं। धन्यवाद।